Now we will discuss the effect of refraction. Effect of refraction. Effect of refraction on speed, frequency and wavelength. Wavelength of light. ओके, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है रिफ्रैक्शन की वजह से स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या डिफरेंस आता है. तो एज आई टोल्ड यू, द स्पीड व्हेन द रिफ्रैक्शन, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, व्हाट हैपेंस? द स्पीड चेंजेस. स्पीड चेंजेस. स्पीड चेंज होती है मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाने में. स्पीड क्या होती है? चेंज होती है. नाउ आई एम नॉट शोइंग हियर द रिफ्लेक्टेड पोर्शन बिकॉज माय इंटेंशन इज टू स्टडी ओनली द रिफ्रैक्शन. सो मैं रिफ्लेक्टेड रे आई विल नॉट शो हियर. ठीक है, तो स्पीड को हम पढ़ेंगे. स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? स्पीड, देखिए स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए रेयरर मीडियम, अभी हमने बताया रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. When the light travels from rarer medium to the denser medium, the speed of light decreases. जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, डेंस मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करेगी, स्पीड ऑफ द लाइट डिक्रीजेस. फॉर एग्जांपल, अगर एयर से और वाटर में जाती है, light is traveling or passing from the air to water, what will happen? What is the velocity of light in the air? C is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. C is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. But when it goes into the water, the speed of the light changes. And मैंने बताया था कितना हो जाता है इसका? Speed of the light will be 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. Okay? स्पीड लाइट की जो है कम हो जाती है. सो स्पीड ऑफ द लाइट डिक्रीजेस व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. ओके, सेकंड केस में व्हेन डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है. डेंसर से रेयर मीडियम मतलब वाटर से अगर किस में जा रही है? एयर में. वाटर से एयर में जा रही है. वाटर टू एयर. वाटर टू एयर में जब लाइट ट्रेवल कर रही है तो क्या होगा? Speed of the light increases. Speed of the light increases. Speed of the light increases. Okay? Speed of the light increases. तो हमने स्पीड पे इफेक्ट देख लिया इसका. रिफ्रैक्शन का क्या इफेक्ट होता है स्पीड पे. नाउ कम टू द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी पे क्या अंतर होता है? फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स. सिर्फ जो है सोर्स पे डिपेंड करती है. सोर्स मतलब जहां से ये लाइट जनरेट हो रही है. फॉर एग्जांपल, इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन, इट डिपेंड्स, द फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स. सोर्स मींस सन. इफ इन केस ऑफ सन, कहां से जनरेट हो रही है उस पे ये डिपेंड करती है. सो दिस इज कांस्टेंट. यू कैन से दिस इज कांस्टेंट. दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिफ्रैक्शन. इन ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन दिस फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट. Frequency remains constant. Okay. Now wavelength. Wavelength को हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से. फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं? f से. स्पीड को v से. स्पीड को v से. तो एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा. पढ़ा होगा इससे पहले. स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. अगर वेवलेंथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? f इसके नीचे चला जाएगा. तो लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ. लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ. अब देखिए यहां से मालूम पड़ जाएगा कि रिफ्रैक्शन के टाइम क्या इफेक्ट पड़ता है लैम्डा पे. वेवलेंथ पे क्या अंतर पड़ेगा? ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं हो रहा. ये चेंज नहीं हो रहा. इसका मतलब लैम्डा जो वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो इक्वल टू के हम साइन को हटा के वी कैन पुट द प्रोपोर्शनल साइन. प्रोपोर्शनल साइन लगा सकते हैं. कांस्टेंट हट गया यहाँ से.
तो अगर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, इफ दिस साइड इज इंक्रीजिंग दिस विल आल्सो इंक्रीज, करेक्ट। इफ राइट साइड इज इंक्रीजिंग लेफ्ट साइड विल आल्सो इंक्रीज। इसका मतलब अगर if light is traveling from rarer to denser medium, what will happen? Velocity will decrease, wavelength will also decrease, क्योंकि ये decrease हो रहा है तो wavelength will also decrease. When velocity is decreasing, wavelength will also decrease. Okay, in the second case, when the light travels from denser medium to rarer medium, में जब light travel कर रही है तो क्या होगा, denser medium से जब rarer medium में light travel कर रही है तो velocity जो होगी क्या होगी, बढ़ती है। वेलोसिटी जब बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वेवलेंथ विल आल्सो इंक्रीज व्हेन वेलोसिटी और स्पीड इंक्रीजेस। व्हेन द स्पीड इंक्रीजेस वेवलेंथ इंक्रीजेस, व्हेन द स्पीड डिक्रीजेस वेवलेंथ डिक्रीजेस। ओके, सो ये चीज क्लियर हो गई। अब हम क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिए, अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे और वहाँ पे जो कॉमन है, बहुत सारी चीजें कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे भी वहाँ पे भी क्या थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे। यहाँ पे भी क्या है, टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे रिफ्रैक्शन के कितने लॉज हैं, दो ही लॉ हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कितने हैं, दो। देखिए पहला लॉ जो है वो सेम है जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा हुआ था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारा एक लॉ था, the incident ray and the reflected ray and the normal they all lie in the same plane। यहां पे भी क्या है, incident ray and refracted ray। reflected की in place of reflected what is there, refracted ray and नॉर्मल किस पे, नॉर्मल टू द बाउंड्री पे जो नॉर्मल है, एंड नॉर्मल टू द बाउंड्री और ऑल लाई इन द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। देखिए ऑलरेडी अभी तक हम समझाते हुए आए हैं क्या है, इस तरह से कोई भी लाइट यहां अगर इंसिडेंट हो रही है तो ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये यहां से रिफ्लेक्टेड रे है, ये मान लिया ये रिफ्लेक्टेड रे है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि रेयर मीडियम से किधर जा रही है, डेंस मीडियम में, तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, इधर ना जाके क्या होगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। तो देखिए तीनों चीजें, ये नॉर्मल जो है एन एम और इंसिडेंट रे ओ ए और रिफ्रैक्टेड रे ओ बी, तीनों की तीनों क्या है, सेम प्लेन में ही है ना। दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन ऑल द थ्री ऑन द व्हाइट बोर्ड। इसीलिए मैं बोर्ड पे ड्रा कर पाया, बिकॉज दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ओके, दूसरा लॉ, एक तो ये हो गया। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया था। एक साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट थे स्नेल, ओके, उनके नाम पे दिया गया था स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ दिया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको साइन रूल भी बोलते हैं और आगे जाके बहुत ही ज्यादा यूज होगा व्हेन यू विल गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आईआईटी या किसी के लिए, तो इसका स्नेल्स लॉ का बहुत ज्यादा यूज होता है। स्नेल्स लॉ सेज द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल the ratio of, we can say ratio of, कहां से स्टार्ट होगा, ratio of sin of incident angle means I, ratio of sin of incident angle and the sine of refracted angle remains constant। मीन्स क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, इसका साइन ले लीजिए, और जो रिफ्रैक्टेड एंगल आर है उसका साइन ले लीजिए। साइन मतलब साइन आई, इसका साइन ले लिया,
और साइन आर रिफ्रैक्टेड एंगल, इन दोनों का रेशियो जो है, रेशियो ऑफ द इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्रैक्टेड एंगल आर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब रिमेन्स कांस्टेंट मतलब इट डजंट चेंज। किसी भी दो मीडियम के लिए, किसी भी मीडियम के लिए आई साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा इट विल बी कांस्टेंट, इट विल बी कांस्टेंट। ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये 2 लॉज में से एक लॉ ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। इसमें क्या होता है, ये कांस्टेंट जो है, जो कांस्टेंट है ये जो होता है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू यहां से निकल के आती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको डिनोट करते हैं म्यू से। किससे, म्यू से। इसको म्यू से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइट मीडियम 1 से, मीडियम 1 है ये, मीडियम 1 से और मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है, इधर वाला मीडियम मान लीजिए 2 है, मीडियम 2 में अगर ट्रेवल कर रही है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखेंगे म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इसको, इसके जो सफिक्स में 1 म्यू 2, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको बोलते हैं 1 म्यू 2 को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अभी इसके बारे में हम बहुत सारे रिलेशंस पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली टर्म है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको बहुत ही ध्यान रखेंगे। और ये लॉ जो है स्नेल्स लॉ, इसको ध्यान रखना है। साइन रूल भी बोलते हैं इसको, बहुत ज्यादा यूज होता है लाइट में, ठीक है। तो ये 2 लॉ जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं रिफ्रैक्शन में। ये सेम उसी की तरह है जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट किस तरह से चेंज होती है, ओके। और पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लाइट एंड स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट रिलेशंस, ओके। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है और स्पीड ऑफ लाइट का उसमें क्या रिलेशन होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिफाइन करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट। ये किसी पर्टिकुलर मीडियम का होता है, किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसी फॉर एग्जांपल ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ओके, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, उसके लिए निकालते हैं। किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ओके। तो इसको हम डिफाइन करते हैं। फार्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। हम मान के चलते हैं एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सेम है, लगभग में इक्वली मान के चलते हैं। अपॉन इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ओके। उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, उसका और स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। फॉर एग्जांपल जो स्पीड ऑफ लाइट हम वैक्यूम में पढ़ते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं, c से। और मीडियम में जो मान लिया हमने लाइट की जो स्पीड है वो v है, कितनी है, v। तो म्यू का फार्मूला आता है म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v, म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अच्छा, c की वैल्यू तो हमें मालूम ही होता है कितनी होती है, 3 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट, ये म्यू को जो बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ यू वांट टू कैलकुलेट फॉर वाटर, फॉर एग्जांपल फॉर वाटर इफ यू वांट टू कैलकुलेट, क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कितनी बताई थी हमें, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी बताई थी, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2.25 इंटू 10⁸, क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गए, 3 इंटू 100 अपॉन 225, 25 से कैंसिल करेंगे 9 इधर आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा। ओके, 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4/3। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है वो वाटर का कितना रहता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहता है 4/3, 4/3 मतलब कितना हो गया 1.33। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आता है 1.33, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33। अच्छा, यहाँ से अगर वाटर का की जगह अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालें तो ग्लास का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम C अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में हमने कितनी बताई थी, अगर इफ यू रिमेम्बर कितना बताया था मैंने, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास होती है 2 इंटू 10⁸, इसीलिए बोला था याद करने के लिए, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी यहाँ पे। तो इसको हम रख देंगे 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 3/2, इसका मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आया, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया 1.33। देखिए ग्लास जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब है ये ज्यादा डेंसर है कंपेयर टू वाटर के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का है वो वाटर के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है, ये 1.5 है, ये 1.33 है, तो ये ज्यादा डेंसर है कंपेयर टू वाटर के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर का मान के चलते हैं 1, एयर का कितना मान के चलते हैं 1, क्योंकि ये किसके कंपेयर, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम इसको देख रहे हैं। ओके, इस फार्मूले को अगर मैं दूसरी तरह से लिखना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू हमने निकाली है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है लाइट, मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है लाइट, फॉर एग्जाम्पल ये मीडियम 1 है इस साइड और यहां से लाइट ट्रेवल कर रही है इस तरह से। ओके, मीडियम 1 से मीडियम 2 में, ये मीडियम 1 है इधर वाला और ये मीडियम 2 है इधर वाला। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने अभी बताया था, इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसका क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब हम बात करेंगे, अगर फार्मूला लगाएंगे तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम 2 का निकालना पड़ेगा मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। तो इसका फार्मूला हम कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला 1μ2, ठीक है, यहां पे निकालेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। देखिए सेम उसी तरह यहाँ पे हमने जो है एयर से और किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, पर्टिकुलर मीडियम में, तो एयर को हमने पहले रखा है, यहाँ पे मीडियम 1 से मीडियम 2 में रखी है, तो स्पीड मीडियम 1 की ऊपर रहेगी, ठीक है, v1/v2। क्या बोलेंगे इसको, मीडियम 1 में मान लीजिए इसकी स्पीड कितनी है v1 और मीडियम 2 में जो मान लीजिए इसकी स्पीड कितनी है v2। ओके, तो जो है अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम इसको, ये फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखूं दूसरे तरीके से 1μ2 इज इक्वल टू C से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूं C इंटू v1
अपॉन सी इंटू वी टू, और V1 को अगर नीचे ले आऊं तो ऊपर लिख लूं C अपॉन V2, इसको लिख सकता हूं C अपॉन V2, इसको अलग कर लेता हूं C अपॉन V2 अपॉन इसको V1 को इसके नीचे ले आता हूं तो C अपॉन V1, इसको C अपॉन V1 लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, C अपॉन V2 क्या है, C अपॉन V2 क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है, C अपॉन V2, यही फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऑफ वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो क्या है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का, करेक्ट ना। यहां से ये वाला फार्मूला देखिए, C अपॉन V फार्मूला आता था, C अपॉन V किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये मीडियम कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मीडियम 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो इसको लिख सकते हो 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, इसको लिख सकते हो 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। अच्छा, हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल की हेल्प से हम इसको देख लेंगे कि एक्चुअल में ये फार्मूला वर्क करता है नहीं करता है। जैसे कि हम यहाँ से देखते हैं कि लाइट ट्रेवल कर रही है किससे, वाटर से, और ग्लास में ट्रेवल कर रही है किससे, वाटर से। इधर मान लिया वाटर है और इधर ग्लास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इस फार्मूला को लगाएं तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला μ2 मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था, कितना था 3/2, 1.5 था, करेक्ट। वाटर का कितना था 4/3, कितना था 4/3। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में 3/4, तो हो जाएगा 9/8, 9/8, ओके। 9/8 का मतलब कितना आ जाएगा 1.125। डिवाइड करेंगे अगर इसको 9 को 8 से तो कितना आ जाएगा 1.125। इसका मतलब जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.125 है विद रिस्पेक्ट टू किसके, वाटर के। इसका मतलब ग्लास जो है 1.125 टाइम्स ज्यादा डेंसर है किसके, वाटर के। इसका जो ऑप्टिकल डेंसर है कितना ज्यादा, 1.125 टाइम्स ज्यादा वाटर के कंपैरिजन में। अच्छा, अगर अभी तो हमने ये वाला फार्मूला लगाया था, अगर हम कौन सा वाला फार्मूला लगाएं, ये वाला फार्मूला लगा के भी देख सकते हैं, ये वाला फार्मूला भी हम लगा के देख सकते हैं। कौन सा वाला फार्मूला, यहाँ से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वाटर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा V1/V2। V1 कौन सा, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, मतलब वाटर से ग्लास में जा रही है लाइट, तो वेलोसिटी V1 कौन सा होगा, V1 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। अच्छा, वाटर में कितनी थी, इफ यू रिमेंबर कितनी थी, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी, और ग्लास में कितनी थी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से डेसिमल हटाइए, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, ओके 2 जीरो बढ़ा लिए तो इसको 25 से कैंसिल कर देंगे, 9 आ गया इधर और इधर 8 आ गया, कितना आ गया 9/8, सेम आया 9/8 इज इक्वल टू 1.125। इसका मतलब दोनों फार्मूले से जो वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है, दोनों फार्मूले से जो वैल्यू निकल रही है दैट इज सेम। ये हमने जो फार्मूले लगाए हैं दोनों, इसका मतलब सेम ही फार्मूले हैं, करेक्ट ना, दोनों फार्मूले से वैल्यू सेम ही निकल के आ रही है। ऐसे ही इफ यू वांट टू कैलकुलेट यू कैन कैलकुलेट इन द रिवर्स वे आल्सो। अब आपको मैं एक एक्सरसाइज करने के लिए देता हूं, वो क्या एक्सरसाइज है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। सेम फार्मूला यूज करना है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में निकालना है। ये देखो हमेशा लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 क्यों आएगा, मैं बिना कैलकुलेट किए बोल सकता हूँ ये लेस देन 1 आएगा, क्योंकि ग्लास ज्यादा डेंसर है कंपेरेटिवली वाटर के। तो वाटर का किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो वाटर क्या है कंपेरेटिवली रेयरर है किसके, ग्लास के, तो वो क्या आएगा लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा, क्योंकि वो इसके कंपैरिजन में कैसा है, रेयरर है। वाटर ग्लास के रिस्पेक्ट में कैसा है, रेयरर है, ओके। तो इनका जो कैलकुलेट करके आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में लेस देन 1 आएगा।
यहाँ पे ग्रेटर देन बनाया था क्योंकि ग्लास का निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो ग्लास जो है इट इज डेंसर कंपेरेटिवली टू द वाटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन इतनी सारी चीजें सबसे पहले याद रखनी है इसमें आगे पढ़ने से पहले। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उनका रिलेशन जो है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया? अब तक इस चैप्टर में हमने स्नेल्स लॉ पढ़ लिया। स्नेल्स लॉ क्या था? स्नेल्स लॉ था sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू म्यू, एक ये पढ़ लिया हमने। सेकेंड चीज हमने इसमें क्या पढ़ी है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमने पढ़ी है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। एक फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ। एक फार्मूला हमने पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ। एक ये फार्मूला पढ़ लिया हमने इसमें। ओके, और क्या पढ़ा था इसके अलावा? इसके अलावा हमने पढ़ा है रिलेशंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड relationship between the refractive index and the speed of light, mu is equal to c upon v, mu is equal to c upon v। तो अब तक हमने 3 फार्मूले पढ़ लिए हैं। स्नेल्स लॉ पढ़ लिया है और इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन वेवलेंथ, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया है, और क्या पढ़ लिया है? रिलेशनशिप बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द स्पीड ऑफ द लाइट। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हम जो है एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें ये सारी चीजें यूज हो जाएंगी। तो एक एग्जांपल है आपकी एक्सरसाइज में ये दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 6। इसको जरा देखेंगे कि ये फार्मूलों का यूज यहाँ पे क्या होगा, जिससे आपको जो एक्सरसाइज करने में हेल्प मिलेगी। तो एक बार इसको जरा ध्यान से देखेंगे क्या है। ए लाइट रे, ऑरेंज लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर। इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर। इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड एट द बाउंड्री ऑफ द वाटर। बाउंड्री ऑफ वाटर मान लीजिए एस डैश, इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड एंड द वेवलेंथ ऑफ द ऑरेंज लाइट इज गिवन लैम्डा इज इक्वल टू 6600 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज गिवन हाउ मच? 6600 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या है? एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये लेंथ की यूनिट है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻10 मीटर। ये बहुत ही छोटी यूनिट है। कहाँ पे यूज होती है? एटॉमिक स्केल पे। जब हम एटम्स के डाया और रेडियस की बात करते हैं तब ये जो है एंगस्ट्रॉम यूनिट यूज होती है। तो हम इसको सबसे पहले किसमें? ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। वेवलेंथ को क्या हो जाएगी? 6600 एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? × 10⁻⁻10 मीटर। ओके, सो दिस वेवलेंथ वी हैव कन्वर्टेड इनटू द ऐसा यूनिट नाउ। फर्स्ट थिंग व्हाट दे आर आस्किंग फर्स्ट, तो इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द एयर टू वाटर। एयर टू वाटर में ट्रेवल कर रही है। इन द एयर द स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इट इज गिवन एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज गिवन 4/3। दिस इज एग्जांपल नंबर 6 ऑफ योर एग्जांपल एक्सरसाइज। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट थिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इन एयर। फ्रीक्वेंसी क्या है? लाइट इन एयर। एयर में जो है फ्रीक्वेंसी क्या है? एयर मतलब इस मीडियम में, जब फर्स्ट मीडियम में वो है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। कौन सा फार्मूला लगेगा? सेकंड फार्मूला लगाएंगे, सेकंड फार्मूला अप्लाई करेंगे। सेकंड फार्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ। वेलोसिटी इन एयर, एयर में वेलोसिटी कितनी दे रखी है? स्पीड ऑफ द लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ वेलोसिटी मतलब सेम c, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर जो कितनी है? यहाँ पे v की जगह क्या हो जाएगा? c, तो लिख देंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और f फाइंड आउट करना है, और वेवलेंथ कितनी दे रखी है? 6000, या इसको लिख सकते हैं 6600 × 10⁻⁻10 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन f। ओके, अब हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी को इधर ले आएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 6600 × 10⁻⁻10। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा? ये जो है यहाँ से 2 जीरो हटा दीजिए और इसकी दो पावर कम कर दीजिए, क्या हो जाएगी? क्योंकि ये 3 × 10⁸
अपॉन इसको लिख सकते हैं 66 इंटू 10⁻⁻8 लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि ये -10 है, 2 पावर ये 10⁻², 66 इंटू 10⁻², तो ये 10 में से 2 चले जाएंगे, माइनस के 8 बचेंगे। ओके, अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 से 66 को कट कर देंगे, 1/22 इंटू 10⁻16, या फिर इसको लिख लेंगे, यहाँ से 2 पावर कम कर दीजिए, 100/22 इंटू 10⁻14। इसको अब इसको जो है डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में ये जाएगा 4.54 इंटू 10⁻14। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, हर्ट्ज होती है, एच जेड से सिंबल करते हैं। तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई, 4.54 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। पहला हमारे पहला जो है फर्स्ट थिंग दिया है, कैलकुलेटेड नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इन एयर इज कैलकुलेटेड। ओके, अब सेकंड थिंग निकालिए, स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर हमें मालूम है कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ वी आर वांट टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर। मान लीजिए स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर कितनी है, VW मान लीजिए, क्या मान लीजिए इसको, V वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, VW मान लीजिए। अच्छा, अब कौन सा फार्मूला लगेगा वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, वी नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर, वी नो द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर कितनी है, म्यू इज इक्वल टू 4/3। तो थर्ड फार्मूला ये अप्लाई कर देंगे, क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू C/V। V यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर मान लीजिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू एयर, कितना दे रखा है, 4/3। सबकी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। ओके, 4/3 इज इक्वल टू C की वैल्यू मालूम है, 3 इंटू 10⁸8, 3 इंटू 10⁸8 अपॉन VW हमें कैलकुलेट करना है। क्या करना है, VW हमें कैलकुलेट करना है, तो VW यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, VW कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, ओके, इस फार्मूले को यहाँ से रख कर देते हैं। ओके, नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट VW, क्या होगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो VW यहाँ से क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद में VW विल बी इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई होके इसके न्यूमरेटर में चला जाएगा, VW इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸8 इंटू 3 अपॉन 4, इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁸8 अपॉन 4। इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो कितना आ जाएगा, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2.4 2 जा 8, 1 बचा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2.25 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। हमने इसको स्टार्टिंग में जब हम पढ़ा रहे थे तब भी हमने ये चीज़ बताई थी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ओके, सेकेंड थिंग कैलकुलेट हो गई। अब देखिए क्या है, थर्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर बतानी है, कितनी होगी। अच्छा बताइए, वेवलेंथ यहाँ पे चेंज होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी वेदर वेवलेंथ विल चेंज और नॉट। ओके, वेवलेंथ विल चेंज। क्यों, वेवलेंथ अगर स्पीड चेंज होती है तो वेवलेंथ भी चेंज होती है। कौन से फार्मूले हम चेक कर सकते हैं, वी कैन चेक विद दिस फार्मूला। इफ स्पीड इज चेंजिंग, स्पीड जो है वाटर में चेंज होगी, इसकी कितनी हो जाएगी, 2.25 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी फॉर ए पर्टिकुलर लाइट इट इज कांस्टेंट। ओके, ये किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे, जहाँ से लाइट आ रही है। अगर लाइट जो है सन से आ रही है तो हर एक कलर के लिए जो है फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। अब हमें जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर बतानी है, तो अब वाटर में हम इसकी वेवलेंथ बताएंगे, तो क्या करेंगे, लैम्डा डैश मान लीजिए, यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा डैश होगी। लैम्डा डैश इज इक्वल टू V अपॉन F। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 इंटू 10⁸8 अपॉन frequency of light we have already calculated, it is 4.54 into 10⁻14 hertz.
इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। फ्रीक्वेंसी विल रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी एफ होगी, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी एफ होगी, क्योंकि ये सोर्स पे जनरेट करती है, दोनों मीडियम में इट विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे 4.54 इंटू 10⁻14। अब देखिए क्या होगा, 10⁻14 ये जाएंगे, 8 में से 14 जाएंगे तो 10 की पावर कितना बचेगा, 8 में से 14 जाएंगे 10⁻⁻6। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा 0.495, 0.5 से थोड़ा कम, 0.4955 इंटू 10⁻⁻6। वेवलेंथ कितनी आ गई, 0.4955 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा, इसको अगर एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहते हैं तो एंगस्ट्रॉम में लिख देंगे। एंगस्ट्रॉम में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मीटर में आई है, ये वैल्यू किसमें कैलकुलेट हुई है, ये वैल्यू कैलकुलेट हुई है मीटर में। अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम इसको, इफ यू वांट टू कैलकुलेट इन एंगस्ट्रॉम, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 10⁻10 से, 10⁻10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं 10⁻−10 मीटर, तो 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 है पावर, ये -6 है, 10⁻4 बचेगा, तो 4 होगा, और 10⁻4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4955 एंगस्ट्रॉम। कितना आ जाएगा 4955 एंगस्ट्रॉम। ओके, कितना आ जाएगा 4955 एंगस्ट्रॉम। तो ये न्यूमेरिकल देखिए, इससे हमने जो अभी तक फार्मूले पढ़े हैं सारे फार्मूले हमने इसमें यूज कर लिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो है थ्योरी पढ़ने वाले हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ फार्मूले पढ़ेंगे इस चैप्टर के बचे हुए। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे, कुछ रिलेशंस पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहली कंडीशन पढ़ेंगे, कंडीशन ऑफ ए लाइट रे टू पास अनडेविएटेड। टू पास अनडेविएटेड मतलब किसी एक मीडियम से जब लाइट रे दूसरे मीडियम में पास होती है तो वो कौन कौन सी कंडीशन होगी जब वो अनडेविएटेड पास होगी, मतलब जो जिस एंगल पे वो इंसिडेंट कर रही है उसी एंगल पे रिफ्रैक्ट होगी। तो उसकी दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है व्हेन एंगल आई, एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, इसमें क्या होता है, एंड दैट इज इक्वल टू द 0। यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है कितने के इक्वल है, दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, दैट इज इक्वल टू 0। वो कौन सी कंडीशन होती है, जब देखिए लाइट रे किसी बाउंड्री पे, मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एयर है, यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे एयर है मीडियम और यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट रे है, इस पॉइंट ओ पे इंसिडेंट हो रही है, ओ ए इंसिडेंट रे है, और ये यहाँ पे जब इसके परपेंडिकुलर इस पे पड़ेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल भी वही है, इंसिडेंट रे भी वही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दैट विल आल्सो बिकम 0। सो देखिए इस केस में व्हेन द लाइट इज स्ट्राइकिंग एट द नॉर्मल टू द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, नॉर्मल टू द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, इट विल पास अनडेविएटेड, इट विल पास अनडेविएटेड। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन में है जब लाइट when the medium, when the refractive index of two medium, when the refractive index of two medium are equal, पहले मीडियम का μ1 है, दूसरे मीडियम का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और दोनों किसके इक्वल है, μ के। दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। जैसे ये बाउंड्री है और यहाँ पे कोई लाइट ये आपका किसी पॉइंट पे पड़ रही है, इस पॉइंट पे O पे ये किसी एंगल पे पड़ रही है, लाइट OA इंसिडेंट रे है, यहाँ पे OA क्या है, इंसिडेंट रे है। ओके, इस केस में एंगल आई ये बना रही है नॉर्मल से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये रिफ्रैक्ट, ये यहाँ पे इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है पहले का, और ये किसके इक्वल है, μ के इक्वल, और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 भी μ के इक्वल है। मतलब यहाँ पे जो दोनों मीडियम है, पहला मीडियम हो सकता है वाटर है,
एक लिक्विड है, दूसरा लिक्विड भी ऐसा हो कोई जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम हो वाटर के इक्वल, तो वो दूसरा मीडियम हो सकता है। तो इस केस में लाइट जो होगा इट विल पास अनडेविएटेड, इट विल पास अनडेविएटेड, ये अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी और ये स्ट्रेट जाएगी when the refractive index of both the mediums are same। तो ये सेकेंड कंडीशन हो गई। ओके, ये सेकेंड कंडीशन, दोनों कंडीशन याद रखिएगा। ओके, अब क्या पढ़ेंगे इसमें, इस चैप्टर में है रिलेशनशिप बिटवीन द टू मीडियम्स, relationship between the wavelengths of the two medium। मतलब जब when light is passing from one medium to another medium, what will be the relationship between the wavelengths in the first medium and wavelength in the other medium। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कोई ये बाउंड्री है एस एस डैश और ये लाइट इज स्ट्राइकिंग एट पॉइंट ओ, यहाँ पे पॉइंट ओ पे स्ट्राइक कर रही है, इस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। ओके, नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कुछ आई दे रखा है, यहाँ पे वेवलेंथ जो है इस लाइट की लैम्डा है। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर कलर के लिए, ऑरेंज कलर की लाइट जैसे हमने अभी न्यूमेरिकल देखा था, ऑरेंज कलर की लाइट यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है तो उसकी वेवलेंथ पहले यहाँ पे कितनी थी, 6600 एंगस्ट्रॉम थी। ओके, लेकिन बाद में जो है जब वो रिफ्रैक्ट होने के बाद, अब मान लिया यहाँ पे एयर था मीडियम, इस साइड में मीडियम 1 इज एयर, यहाँ पे वाटर है मीडियम, तो क्या होगा, दिस लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। ओके, तो ओ ए यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ओ बी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब देखिए इस केस में हमें बताना है कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट, अब जस्ट न्यूमेरिकल एक किया था पुराने फार्मूलाज का यूज करके, क्या किया था, उसमें हमने वेवलेंथ यहाँ कैलकुलेट की थी जब वो व्हेन द लाइट इज ट्रेवलिंग इन द सेकंड मीडियम। मान लिया यहाँ पे वेवलेंथ इसकी लैम्डा डैश है, क्या है यहाँ पे वेवलेंथ इसकी लैम्डा डैश है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज लैम्डा डैश। तो इस केस में अब हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पे वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे। देखिए अभी तक हमने पुराने फार्मूला यूज करके किया था, क्योंकि यहाँ पे देख रहे थे पहले 6600 एंगस्ट्रॉम थी, बाद में कितनी हो जा रही थी, 4955 एंगस्ट्रॉम हो जा रही थी कुछ उस न्यूमेरिकल में। इसका मतलब वेवलेंथ पहले ज़्यादा थी, बाद में उस लाइट की वेवलेंथ जो है सेम, लाइट का कलर जो है यहाँ पे भी ऑरेंज था, यहाँ पे भी ऑरेंज था, बट उसकी वेवलेंथ इज चेंजिंग। नाउ वेवलेंथ इज चेंजिंग, यहाँ पे ऑरेंज लाइट की वेवलेंथ चेंज हो रही थी। अब हम इसको रिलेशन निकालेंगे लैम्डा डैश और लैम्डा के बीच में। किस किस के बीच में रिलेशन निकालना है हमें, लैम्डा डैश के बीच में और लैम्डा के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू वंस, when the light is traveling from first medium to second medium, the frequency remains constant, frequency remains constant। ये इसका रूल है, frequency remains constant, मतलब frequency depends only on the source of the light। ठीक है, तो हम पहला फार्मूला जो हमने पढ़ा है लैम्डा, फार्मूला एक पढ़ा है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, v अपॉन एफ, v अपॉन एफ। लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, v अपॉन एफ। v क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पे हो सकती है पहले मीडियम में जो हो उसको मान लीजिए, पहले मीडियम में वेलोसिटी v1, क्या मान लीजिए पहले मीडियम में वेलोसिटी कितनी है, v1। ओके, अब हमें देखना है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी वो वेवलेंथ यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वेवलेंथ होगी लैम्डा डैश इज इक्वल टू d2 अपॉन एफ। एफ क्यों, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ से f कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से f इज इक्वल टू आ जाएगा b1 अपॉन लैम्डा। यहाँ से f कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड मीडियम में, ये फर्स्ट मीडियम में है, ये फर्स्ट मीडियम में है जब लाइट, तब फार्मूला लगा है, ये सेकेंड मीडियम में जब लाइट है तब फार्मूला लगा है। ओके, तो यहाँ से f कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, v2 अपॉन लैम्डा डैश। हमने बताया फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी तो क्या है, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को इक्वल कर सकते हैं, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को इक्वल कर दीजिए, मतलब v1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू v2 अपॉन लैम्डा डैश। लैम्डा डैश को इधर ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा इंटू v2
V2 इधर ही रहेगा, V2 अपॉन V1, ओके, V2 अपॉन V1। इसको देखिए थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन V1 अपॉन V2। इसको V1 अपॉन V2 लिख सकते हैं, V2 को इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो V1 अपॉन V2 याद है क्या था, V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। उसका फार्मूला आता था निकल के V1 अपॉन V2, ये हमने पढ़ा था, साइन रूल से इसको निकाला था। और रिलेशनशिप जब हमने पढ़े थे, रिलेशनशिप बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द स्पीड ऑफ द लाइट, तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था 1 μ2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो V1 अपॉन V2 को किसके इक्वल लिख सकते हैं, म्यू के इक्वल। म्यू मतलब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा ऐसे ही रहेगा न्यूमरेटर में, और इसको म्यू के इक्वल लिख सकते हैं, इसको म्यू के इक्वल लिख देंगे तो लैम्डा अपॉन म्यू, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ से कैलकुलेट हो गया, क्या आ गया, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। म्यू यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब जो न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी किया था, ये वाला जो न्यूमेरिकल अभी किया है 6600 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे है वेवलेंथ और यहाँ पे वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो लैम्डा डैश कैलकुलेट करिएगा, हमें म्यू की वैल्यू मालूम थी, उसमें वाटर की 4/3। इससे जो हमने पुराने मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, अब इस मेथड से सॉल्व करके देखिए सेम वैल्यू आएगी, वी विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ इन द सेकेंड मीडियम। तो ये फार्मूला भी बहुत यूजफुल है, इसको याद रखिएगा, ओके।